Hello friends and welcome to the Exams Made Simple and we are back again with the news analysis for 16th of January 2019. तो आज मैंने न्यूज़ एनालिसिस बोला है, द हिंदू नहीं बोला। क्यों? क्योंकि आज द हिंदू आया ही नहीं है। द हिंदू हैज़ नॉट बीन देयर हैज़ नॉट बीन एनी पब्लिकेशन फॉर द हिंदू टुडे। पोंगल के कारण उन्होंने आज कोई भी पब्लिकेशन नहीं किया। सो वी विल बी डिस्कसिंग द न्यूज़ फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस से अपन न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे। एडिटोरियल्स मत बोलिएगा मुझे डिस्कस करने के लिए। आई विल बी डिस्कसिंग जस्ट द न्यूज़ पार्ट। वैसे पहले मैंने सोचा कि आज छुट्टी ले लूँ, बट देन आई थॉट कि न्यूज़ आपको एटलीस्ट बताना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। जैसा कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, देयर विल 3 क्वेश्चंस फॉर यू जिनके आंसर्स आप जरूर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 70 पॉइंट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद। 70 पॉइंट परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज एसोसिएटेड विद। ऑप्शंस आर एमएसएमईज, एजुकेशन, एडोलसेंट हेल्थ या टोटल फर्टिलिटी रेट। सेकंड क्वेश्चन इज द बेतला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। बेतला नेशनल पार्क इनमें से कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शंस आर रायलसीमा, विदर्भा, छोटा नागपुर प्लेटू या मेवार। Question number 3 is which of the following statements are correct? The first statement is saying river Son originates near Ranchi in Jharkhand. तो river Son originate होती है रांची in झारखंड में। Second statement is saying North Koyal river is a tributary of Son river. So which of the following statements are correct? You have to tell one only, two only, both या none. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Now the first news is from the front page only, and very important news item. That is from July, the quota in higher education across all the private institutions. मतलब जो रिजर्वेशन अभी तक था वो सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में लागू कर दिया जाएगा. This is what the cabinet has decided, and there will be a bill, जो कि ये बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा अभी बजट सेशन के बाद. उस सेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, and that bill will make the reservation for all the private institutions as well. हायर एजुकेशन के हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन ला दिया जाएगा. ओके, पहले ये नहीं था, अब इसको लाया जाएगा. सो यू कैन सी एज गिवन हेयर रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. तो अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एक न्यू एडेड कैटेगरी है. जैसा कि मैंने डिस्कस किया पहले ही कि 8 लाख से कम की इनकम हो और 5 एकड़ से कम का लैंड हो, 1000 स्क्वायर फीट से छोटा घर हो. तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं विच आर देयर. ओके, तो ये जो जनरल कैटेगरी के रहेंगे, इट विल बी एक्सटेंडेड इन हायर एजुकेशन टू ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम द न्यू एकेडमिक सेशन. तो सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जो कि जुलाई से सेशन स्टार्ट होगा. उसके रिगार्डिंग एक बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा. अब जो नया 10% का कोटा लाया गया है, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए इन्होंने कहा है कि द सेंटर इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशन सेंटर द्वारा रन किए जा रहे हैं, दे विल हैव टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ बाय ऑलमोस्ट 25%. सो दे विल हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ बाय 25% फॉर दैट थिंग. ओके, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है. रिजर्वेशन जो है वो सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एक्सटेंड कर दिया जाएगा फ्रॉम द अपकमिंग जुलाई सेशन. जो हायर एजुकेशन है उसमें ये एक्सटेंड कर दिया जाएगा हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में. सो दैट इज द बिग थिंग. कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो इंटरिम चीफ सीबीआई चीफ हैं, जिनका नाम है नागेश्वर राव, उनका जो अपॉइंटमेंट है दैट वाज सेड इलीगल. उनको कहा गया था कि इलीगल है. ओके, ऐसा एक पिटीशन फाइल किया गया था. क्यों वो फाइल किया गया था? कि डीएसपीई एक्ट जो है, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, वो कहता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर का, वो आफ्टर देयर विल बी अ डिस्कशन थ्रू अ कमिटी. वो कमिटी कौन कौन से मेंबर होंगे? एक तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, देन लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, और तीसरा चीफ जस्टिस या उनके कोई नॉमिनी रहेंगे. नागेश्वर राव के केस में ऐसा था कि कोई भी ऐसा कमेटी नहीं बनाया गया था, कोई ऐसा कमीशन नहीं बनाया गया था जो कि इनको सेलेक्ट कर रही हो. देयरफॉर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनका ये कहना है कि ये जो अपॉइंटमेंट है दैट इज इलीगल एंड वी नीड टू मेक अ कमिटी फर्स्ट एंड देन वी नीड टू डिसाइड ऑन द हु विल बी गोइंग टू बी द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई. तो ऐसा इनका कहना है. कल भी हमने इस न्यूज को डिस्कस किया था. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज रिगार्डिंग एसर. एसर क्या होता है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. तो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2018 रिलीज की गई है. एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. अब इसमें कुछ चीजें अच्छी आई हैं. देयर हैज बीन सम टर्न अराउंड, जो कि पहले नहीं आता था. पहले आता था कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऐसी रहती थी, जो बच्चों की ऐसी रहती थी जो कि 5th क्लास में रहते थे, बट 2nd क्लास के सम्स एंड डिविजन नहीं कर पाते थे, और 5th क्लास के लोग 2nd क्लास के बुक्स को नहीं पढ़ पाते थे. तो ऐसा बहुत सारा डेटा था, बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे थे.
बट नाउ राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के अब लगभग 10 साल होने वाले हैं, 9-10 ईयर्स हो चुके हैं लगभग, और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जबकि ये परसेंटेज बढ़ा है, जो थोड़ा परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है. सो दिस इज एज पर द एसर रिपोर्ट. एसर रिपोर्ट इज एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट. कुछ फैक्ट्स बता देता हूं एसर के बारे में. फर्स्ट थिंग कि एसर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कौन करता है, उसको प्रथम पब्लिश करता है. एसर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय प्रथम, एक ग्रुप है प्रथम. एंड एसर रिपोर्ट कंडक्ट हुई है 2005 से, हमेशा कंडक्ट की गई है 2005 से. एंड इट इज लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया, लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया है. एंड एसर इज फॉर ऑल द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एसर इज कंडक्टेड एवरी ईयर सिंस 2005 इन ऑल द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया. जितने भी रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, वहां होता है ये कंडक्ट. एंड इट इज द लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया. इट इज द ओनली एनुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग आउटकम्स अवेलेबल इन इंडिया टुडे. तो जो क्या लर्निंग आउटकम्स है, स्कूल गोइंग, प्राइमरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, सेकेंडरी लेवल तक के बच्चे हैं, तो उनको उनके बारे में ये बताया जाता है. ओके, प्राइमरी लेवल तक के बच्चे. ओके, तो 5th क्लास तक के बच्चे हैं. सॉरी, आई सेड हायर सेकेंडरी नहीं रहता इसमें. तो एसर याद रखेगा इसके बारे में. ऑल द रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट सिटीजन लेड सर्वे इन इंडिया, ये भी याद रखेगा. रिलीज कौन करता है, प्रथम रिलीज करता है. तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है. 2005 से ये रिलीज हो रहा है. और एसर सेंटर जो है वो 2008 में बना था. तो ये भी याद रखेगा कि एसर सेंटर जो है वो 2008 में बना था. ये सारे फैक्ट्स हैं. यहां आपको दिख रहा होगा, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2010 स्लाइटली मोर देन 50%, स्लाइटली मोर देन हाफ ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन क्लास 5 कैन रीड क्लास 2 टेक्स्ट बुक. तो ये पहली बार हुआ है. देखो, अब इस डेटा को आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं. लेट मी टेल यू हाउ टू यूज द डेटा. अगर आपको इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिक लिखना है, तो आप ये बोल सकते हो कि केवल 50% बच्चे ही ऐसे हैं 5th क्लास के जो रीड कर सकते हैं. ओके, अब आपको अगर इसको पॉजिटिव सेंस में लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, इट इज द फर्स्ट टाइम सिंस स्लाइटली मोर देन 50%. मतलब इसके पहले तो और कम हालत थी, तो दैट इज अ इंप्रूवमेंट. तो यहाँ पे आपने जब आपने 46% बताया 2012 का, एंड देन आपने जब 2000 इसका डाटा बताया 50% वाला, तो दिखेगा कि इंप्रूवमेंट है. तो ये पॉजिटिव सेंस में जाएगा. बट अगर आपने ये बोला कि केवल देखो 50% बच्चे ही तो ऐसे हैं 5th क्लास के जो रीड कर पाते, तो वो निगेटिव सेंस में जाएगा. तो जब आपको क्रिटिक लिखना हो तो उस डाटा, सेम डेटा कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट एंगल्स. जस्ट आपको एंगल चेंज करना है, वर्ड्स चेंज करना है, और वो पूरा मतलब बदल जाएगा. तो ऐसा पहली बार हुआ है 9-10 सालों में कि जो बच्चे हैं 5th क्लास के वो पढ़ पा रहे हैं 2nd क्लास की किताब. तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, तो एसर रिपोर्ट के बारे में जो फैक्ट्स थे, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी. मैंने सारे फैक्ट्स एक एक करके आपको बता दिए हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट न्यूज आइटम्स क्या क्या है. ओके, तो इसमें दिक्कत भी होती है. इन द फर्स्ट, हरियाणा गेट्स अ साइबर सिक्योरिटी पोर्टल. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम, इसको नोट कर लीजिए. हरियाणा हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी पोर्टल एंड a टोल फ्री नंबर फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अलर्ट्स. याद रखेगा, हरियाणा हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च साइबर सिक्योरिटी पोर्टल एंड a टोल फ्री नंबर फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर अलर्ट्स. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. प्लीज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस, यू रिमेंबर दिस. ओके, हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी पोर्टल. साइबर सिक्योरिटी पोर्टल लॉन्च करने वाला हरियाणा पहला स्टेट बन गया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस तरह की देखो न्यूज आइटम्स थे, अगर आप नहीं बनाते तो ये छूट जाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि बनाना जरूरी है. नाउ 15th प्रवासी भारतीय दिवस. 15th प्रवासी भारतीय दिवस इस बार जनवरी 21 से 23 तक सेलिब्रेट किया जाएगा. वाराणसी में, बनारस, उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाएगा. याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस 15th प्रवासी भारतीय दिवस है. वैसे आई थिंक प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को होता है. ओके, एंड ये महात्मा गांधी रिटर्न हुए थे 1915 में, तब से उसी को बेसिस बना के अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था. एंड दिस इज द 15th प्रवासी भारतीय दिवस. 21 से 23 जनवरी के बीच में होगा. बनारस, उत्तर प्रदेश में होगा. एंड जो थीम है वो आई थिंक रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन बिल्डिंग अ न्यू इंडिया है. यहाँ आपको दिख रहे होंगे महात्मा गांधी. क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी आए थे. ओके, सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड दिस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. अब इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा नया पढ़ रहा है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ न्यूज़ आइटम्स हैं. ओके, सो कालिया स्कीम फिर से एक बार देख लेते हैं. कालिया स्कीम के बारे में स्टेट मैंने आपको बताया हुआ है कि ये उड़ीसा की स्कीम है. वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द स्कीम ऑफ उड़ीसा. एंड इसका फुल फॉर्म है कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन. कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, दिस इज द कालिया स्कीम. एंड ये लॉन्च कहाँ की गई है, ये उड़ीसा में लॉन्च की गई. ना क्या इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि सारे फार्मर्स, चाहे बिग हो या स्मॉल हो, चाहे शेयर क्रॉपर्स हो चाहे टेनेंट्स हो, उन सभी को पैसा दिया जाएगा. ऑल द फार्मर्स विल बी प्रोवाइडेड ₹10,000 पर फैमिली एज असिस्टेंस.
5,000 आपको खरीफ में दिए जाएंगे और 5,000 आपको रबी में सेपरेट दिए जाएंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल बी गिवन फॉर 5 क्रॉपिंग सीजन्स जो कि 2018 से 2021-22 तक के बीच में आएंगे। उन सभी पीरियड्स के लिए आपको 5 क्रॉपिंग सीजन्स के लिए ये 10,000 का असिस्टेंस दिया जाएगा पर एनम एंड दिस विल ग्रेटली बेनिफिट द शेयर क्रॉपर्स, कल्टीवेटर्स जिनके पास लिटिल या नो लैंड है, जो कि दूसरे के लैंड में काम करते हैं। तो अभी तक की जितनी स्कीम्स रहती थी वो फार्मर्स पे बेस्ड रहती थी कि जिनके पास कुछ अपना लैंड हो, भले वो मार्जिनल फार्मर्स हो, स्मॉल फार्मर्स हो, बट टेनेंट्स को, शेयर क्रॉपर्स को, इनको कौन कवर करेगा? इनकी क्या गलती है? अगर इनके पास लैंड नहीं है पर ये काम तो कर रहे हैं, दूसरे के खेत में ही काम कर रहे हैं, तो इनको क्यों ना असिस्टेंस दिया जाए? तो दैट इज अ वेरी गुड स्कीम, चाहे फार्मर्स स्मॉल हो चाहे बड़े हो, सबको दिया जाएगा एंड दिस इज अ वेरी गुड स्कीम। एक तरीके से यूबीआई टाइप की स्कीम लग रही है ना, जैसे फार्मर्स के लिए यूबीआई हुई है, तो याद रखिएगा दैट इज द थिंग। एंड इसका एक और बेनिफिट ये है कि जो लोग लैंडलेस हैं या जो लोग डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, सॉरी, तो इस तरह के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस मिल जाता है। वो अगर खेती किसानी नहीं भी कर रहे हैं तो भी उस 10,000 से उनका सब्सिस्टेंस, एटलीस्ट उनका जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो पाता है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट 10,000 रुपीज़ विच इज़ गिवन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। आगे के पेजेस में कोई न्यूज़ और है तो देख लेते हैं। सो यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा था एनजीटी का, तो आई थॉट कि इंपॉर्टेंट है। मेघालय माइन का केस आप सबको पता है कि मेघालय में किस तरीके से माइन में माइनर्स फंस गए थे एंड उनको बचा अभी तक नहीं पाई है गवर्नमेंट। ओके, आफ्टर 1 मंथ। देन इसके बारे में एक बता देता हूँ कि अप्रैल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया था विच बैंड द इलीगल माइनिंग ऑफ कोल इन द स्टेट। मेघालय में एनजीटी ने इलीगल माइनिंग को बैन किया था, 2014 में किया था, ये डिसीजन दिया था। एंड स्पेसिफिकली दे मेंशन्ड द रैट होल टेक्निक। रैट होल टेक्निक जो मैंने बताया था आपको कि छोटे छोटे गड्ढे करके वो अंदर अंदर करके खोदते जाते हैं, बरो करते हैं एंड देन वो एक तरह से रैट होल टाइप का दिखता है। इस तरीके से बहुत जगह से जब तक कोल नहीं मिलता तब तक वो खोदते जाते हैं, उसके बाद वहां बंद कर देते हैं, फिर दूसरी डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो एक रैट होल टाइप का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसी कारण से इस बार बचाना भी थोड़ा कठिनाई हो रही थी क्योंकि ये पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली किस रैट होल में वो लोग हैं, किस रैट होल में माइनर्स फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ एनजीटी ने की थी। एनजीटी के बारे में आप सबको पता है कि 2010 में एनजीटी एक्ट आया था, उसके द्वारा ये बनाया गया था। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 को नहीं जज करता, ये भी याद रखेगा। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से बाउंडेड नहीं है, दे आर बाउंडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड ऑल। इससे बाउंडेड रहते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से नहीं बाउंडेड रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, एंड इसका एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ कि इसकी ब्रांचेस कहाँ पर हैं। ओके, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे इसकी एनजीटी की ब्रांचेस लगती हैं, तो ये आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज डू टेल मी दैट। एंड इंडिया इज द थर्ड कंट्री टू हैव एनजीटी लाइक अरेंजमेंट। मतलब पहला एनजीटी लाइक अरेंजमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, देन न्यूजीलैंड में, और इंडिया तीसरी ऐसी कंट्री है जिसके पास एनजीटी लाइक अरेंजमेंट है। सो दिस इज अनदर। अब एक महिला की सबसे बड़ी दुश्मन है, आप देख सकते हैं। वुमेन राइट्स की सबसे बड़ी दुश्मन वुमेन खुद होती हैं। तो यहाँ पे सबरीमाला का इशू था, वहाँ पे जो इंटर की थी कनक दुर्गा, उसकी मदर इन लॉ ने ही लड़ाई झगड़ा करके पीट पाट दिया है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। कुछ बताने का मतलब नहीं था बट बताना ज़रूरी है नहीं कि आप लोग अपने राइट्स को खुद नहीं समझते। INB स्टाफर बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू रीच अगस्थ्यकूडम पीक। ओके, तो अगस्थ्यकूडम पीक रीच करने वाली पहली स्टाफर बन गई हैं धन्या सनाल। ओके, धन्या सनाल, याद रखेगा नाम। शी इज़ अ डिफेंस मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन हेयर एंड शी हैज़ बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच अगस्थ्यकूडम पीक। ओके, अगस्थ्यकूडम पीक पे पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं धन्या सनाल, फर्स्ट पर्सन टू रीच इन द अगस्थ्यकूडम पीक। ओके, फर्स्ट वुमेन। तो क्यों इंपॉर्टेंट है अगस्थ्यकूडम पीक? क्योंकि अभी रिसेंटली ही केरला हाई कोर्ट ने बैन लिफ्ट किया था, रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की थी ऑन वुमेन अंडरगोइंग ट्रैकिंग देयर। ओके, तो पहले क्या था, अगस्थ्यकूडम पीक पे वुमेन्स का जाना मना था, महिलाओं का जाना मना था, उसके ऊपर बैन लगा हुआ था। बट रिसेंटली केरला हाई कोर्ट ने अगस्थ्यकूडम पीक में जाने से जो मनाही थी उसको हटा दिया गया, जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसको रिमूव कर दिया गया। एंड धन्या सनाल हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच द अगस्थ्यकूडम पीक आफ्टर दैट बैन हैज बीन लिफ्टेड। ओके, तो अगस्थ्यकूडम पीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगस्थ्यकूडम पीक जो सिचुएटेड है वो नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में सिचुएटेड है। नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, दो फैक्ट्स हमको पता चले, नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला, देन अगस्थ्यकूडम पीक केरला, एंड देन धन्या सनाल, तीसरा फैक्ट धन्या सनाल अगस्थ्यकूडम से रिलेटेड। ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको याद रखेगा। एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। ओके, अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। न्यूज़ इसमें भी अच्छी आती है वैसे, है ना। ये एडिटोरियल्स थे बट वी विल नॉट बी डिस्कसिंग, आई रेड द एडिटोरियल्स बट इतना ज़्यादा खास कोई थे नहीं। वी विल डिस्कसिंग द एडिटोरियल्स।
तो इसको हम स्किप करते हैं। इन अ फर्स्ट कॉटन सीड स्प्राउट्स इन चाइनीज प्रोब ऑन मून। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो चैंग E4 लैंडर गया था, जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है फॉर द डार्क साइड ऑफ द मून, उसके अंदर एक जो आर्टिफिशियल कंडीशंस में कॉटन सीड्स को स्प्राउट किया गया है। कॉटन सीड्स जो है वो ग्रो करना शुरू कर दिए हैं। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। पूछ सकता है कि कौन से भी कॉटन का था, कि गेहूं था, कि चावल था, क्या उगा दिया उन्होंने, तो याद रखिएगा इट इज कॉटन। एंड प्रोजेक्ट है, क्योंकि धरती पे होता तो अलग बात है, लेकिन ये मून में है, डार्क साइड ऑफ द मून का प्रोजेक्ट है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉटन सीड हैज जर्मिनेटेड ऑन बोर्ड अ चाइनीज लूनार लैंडर, एंड इसका नाम आपको पता है चैंग E4 लैंडर। तो चैंग E4 में ऐसा हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So, working on policy for domestic aircraft manufacturing, this is as per the Global Aviation Summit 2019। तो Global Aviation Summit 2019 आपको मैंने पहले बताया था कहाँ हो रहा है, ये मुंबई में हो रहा है। ओके, 2 दिनों की समिट रहेगी। इसमें सुरेश प्रभु का कहना है कि वी आर वर्किंग ऑन अ पॉलिसी फॉर डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे भी मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ग्लोबल एविएशन समिट हो कहाँ पे रहा है, ये फर्स्ट एडिशन है और ये मुंबई में हो रहा है, याद रखेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें हम एक एयर कार्गो पॉलिसी भी रिवील करने वाले हैं और एक विजन डॉक्यूमेंट 2040 रिलीज करने वाले हैं। सो वी आर एक हम रिलीज करेंगे विजन डॉक्यूमेंट 2040 एंड एक हम रिलीज करेंगे अपने एयर कार्गो पॉलिसी। तो एयर कार्गो पॉलिसी में हम उसी चीज पे फोकस करेंगे, अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। ये समिट तो याद ही रखेगा, ग्लोबल एविएशन समिट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। सो I think it is done from this side. हाँ, तो दिस इज डन। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो अगेन। और कुछ नहीं से तो कुछ अच्छा ही बेहतर है ना। कोई न्यूज़ ना डिस्कस करते इससे अच्छा तो अपन ने ये सारी डिस्कस कर ली। काफ़ी कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।